आइए हमारा ये 5th लेक्चर होगा ईवीएस का सीटेट के लिए। तो इसमें हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कक्षा 5 में मधुमक्खियों पर पाठ पढ़ाते समय शिक्षक किन कथनों के माध्यम से सामाजिक संगठन और सहयोग की अवधारणा को सबसे प्रभावी ढंग से विकसित करता है? पहला, छत्ते का निर्माण किसी एक मधुमक्खी के प्रयास से संभव नहीं है। बिल्कुल। मधुमक्खी का जीवन मनुष्य के लिए केवल आर्थिक लाभ से जुड़ा है। गलत। अलग अलग मधुमक्खी अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। बिल्कुल सही है। डी, मधुमक्खी तभी काम करती हैं जब उन्हें आदेश दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन छत्ते का निर्माण किसी एक मधुमक्खी के प्रयास से संभव नहीं है और अलग अलग मधुमक्खियां अलग अलग क्या करती हैं, भूमिका निभाती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ए और सी इसमें हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ मधुमक्खी के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। तो इसमें मधुमक्खियां बिहार के मुजफ्फरपुर के चौराहा गांव में लीचियों के पेड़ बहुत अधिक होते हैं और मधुमक्खियों को लीची के फूल बहुत क्या है, लुभाते हैं। इन्हें पालकर, मधुमक्खियों को पालकर यहाँ पर क्या किया जाता है, शहद बनाया जाता है। इससे मतलब काम लिया जाता है। मधुमक्खी पालन को हमारे क्या एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। और मधुमक्खी पालन का सबसे उचित समय और इनके अंडे देने का समय कौन सा होगा हमारा? अक्टूबर से दिसंबर माह का इनका अंडे पालन का सबसे उपयुक्त समय होगा। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन का शुरू करने का भी यही सही समय होता है। ठीक, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होती हैं। ठीक, आइए देखते हैं आगे। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए रसों को ढूंढती हैं। जब किसी मधुमक्खी को क्या मिल जाता है, रस, तो वो एक तरीके का नाच करती है और दूसरी मधुमक्खी को पता चलता है कि रस कहाँ पर है। वह रस शहद बनाती है। वह रस से क्या करती है, शहद बनाती है। छत्ते का काम बनाने का काम भी यही करती हैं, इन्हीं का होता है, जो रानी मक्खी से दूसरी मधुमक्खी होती हैं। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं का होता है। मधुमक्खी पालने में एक बॉक्स का प्रयोग होता है। बॉक्स में किसका? एक चीनी के मीठा घोल डाला जाता है। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए खुद का काम नहीं करते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा? ये फार्मिक अम्ल होता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा दूसरा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। रेशम के कीड़े द्वारा गंध से मादा की पहचान करना बच्चों में किन अवधारणाओं को समझाने में सहायक होता है? तो ऑप्शन देखिए इसके हमारे। सभी जीव उनके अपने परिवेश के अनुसार विशेष क्षमताओं को विकसित करते हैं। प्रजनन केवल उनके संयोग पर आधारित की प्रक्रिया है। गलत। संवेगी अंग जीवों के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सी बिल्कुल ठीक होगा। जीवों का व्यवहार हमेशा मनुष्य जैसा होता है। ये तो डी तो बिल्कुल ही गलत होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। तो सभी जीव अपने परिवेश के अनुसार विशेष क्षमता विकसित करते हैं। बिल्कुल सही। प्रजनन केवल वाला तो बिल्कुल गलत और व्यवहार हमेशा बिल्कुल गलत। तो इसका आंसर होगा हमारा ए और सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा रेशम के कीड़े के बारे में देख लें, मतलब डिटेल में भी लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा, वो भी देखते चलें। तो देखिए रेशम का कीड़ा, इसकी क्या खास बात है? तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर हमारा 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, यदि शिक्षक मच्छरों के उदाहरण से स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन वांछित अधिगम के परिणाम को दर्शाता है? लर्निंग आउटकम। देखिए, तो बच्चे अपने आसपास रुके पानी के प्रति सतर्क होंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ऑप्शन, बच्चे अपने आसपास के पानी के प्रति सतर्क होंगे। बिल्कुल होंगे। बच्चे मच्छर से डरने लगेंगे। बिल्कुल गलत होगा, ये तो हमारा होगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन हमारा, बच्चे बीमारियों के प्रति रोकथाम के उपाय सूझ पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। बच्चे यह मान लेंगे कि सभी कीड़े हानिकारक होते हैं। बिल्कुल गलत है ऑप्शन, ऐसा थोड़ी ना मानेंगे। तो इसमें हमारा ए और सी, इसका भी हमारा आंसर होगा। बच्चे अपने आसपास के सभी पानी के प्रति सतर्क हो जाएंगे और बच्चे बीमारी की रोकथाम के प्रति सुझाव सोचेंगे कुछ ना कुछ। मच्छर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। मच्छर क्या देखते हैं? मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। एक बार और देख लीजिए कौन कौन सी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। तो इसमें एक बार देखो, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक तो चिकनगुनिया और एक मलेरिया, इनका थोड़ा ध्यान रखना। मच्छर पानी में क्या करते हैं? अंडे देते हैं और पैरों की और शरीर की गंध सूंघ कर क्या करते हैं? हमें पहचान लेते हैं। ठीक, रुके हुए पानी में, इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया मच्छर के पैदा होते हैं। मतलब रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मच्छर पानी से मलेरिया जो होते हैं वो पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डाला जाता है। और तेल डालने से क्या होगा? इसमें पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है
और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छरों का लार्वा क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या बोल रहा है, गिद्धों की संख्या में कमी पर गिद्धों की संख्या में कमी पर चर्चा करते समय शिक्षक किन बिंदुओं पर जोर देगा ताकि पर्यावरण संतुलन की समझ विकसित हो। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन, मृत जीव जानवरों के अवशेष लंबे समय तक वातावरण में रह सकते हैं। बिल्कुल, मृत जीवों के क्या है, लंबे समय तक अवशेष पड़े रह सकते हैं। प्राकृतिक में हर जीव प्राकृतिक में हर जीव की कोई न कोई भूमिका होती है। बिल्कुल सही है। गिद्ध केवल गंदगी फैलाने में पक्षी है। गिद्ध केवल गंदगी फैलाने वाले पक्षी हैं। बिल्कुल गलत होगा। एक जीव की कमी दूसरे जीव को भी प्रभावित कर सकती है। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ठीक होगा और कौन सा नहीं होगा, ये देखते हैं। तो पहली बात, मृत जानवरों के अवशेष काफी लंबे समय तक वातावरण में बने रहेंगे। प्रकृति में हर जीव की कोई ना कोई भूमिका होती है। बिल्कुल सही। गिद्ध केवल गंदगी फैलाते हैं। बिल्कुल गलत। एक जीव की कमी दूसरे जीव को प्रभावित कर सकती है, ऐसा तो नहीं है। मतलब ए और हमारा बी, इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, सॉरी, इनके बारे में थोड़ी सी क्या देखेंगे, डिटेल देखेंगे। तो डिटेल क्या होगी, चील, बाज और गिद्ध के बारे में हमारी क्या डिटेल होगी। तो चील, बाज और गिद्ध ये हम लोगों से क्या है, 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। और चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देते हैं और आकाश में ऊंचाई पर उड़ जाते हैं। ये अपघटक का कार्य करते हैं। हमारे गिद्ध। पृथ्वी के सफाईकर्ता भी इन्हीं को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हाथी के झुंड का उदाहरण बच्चों में किन सामाजिक भावना को विकसित कर सकता है। तो पहला ऑप्शन देखिए हमारा, अनुभव का सम्मान करना, संकट में सहयोग का महत्व, हमेशा समूह में ही एक साथ रहना, जीवन शैली, कमजोर सदस्य की सुरक्षा की भावना। बिल्कुल सही है। तो इससे हमारे जहां तक उम्मीद है 4 ऑप्शन बनेंगे। एक बार रिवाइज कर लें। हाथियों के झुंड के उदाहरण में बच्चों में किन सामाजिक भावनाओं को सीखों को विकसित कर सकता है। तो अनुभव का सम्मान करते हैं। बिल्कुल। संकट में सहयोग का महत्व है। बिल्कुल। हमेशा समूह में रहने से ही सही जीवन शैली है, रहना चाहिए। कमजोर सदस्य की सुरक्षा की भावना करनी चाहिए। तो ए, बी, सी और डी हमारा ये आंसर है। ठीक, आइए अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं अपने हाथी के बारे में। हाथी के बहुत अच्छे फैक्ट हैं। देखो, हाथी को पानी और कीचड़ खेलना बहुत पसंद है। इसके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा, हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर वह अपने कान से हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी लगभग कितने, 200 किलोग्राम का हो जाता है। ठीक, अगला देखिए, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पेड़ पत्तियां झाड़ी खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे। कितना, केवल 2 से 4 घंटे। खाता कितना, 100 किलो। हाँ, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ठीक, क्या रहते हैं, झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। हथनी और बच्चे ही रहते हैं। ये हम परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। 2 से 4 घंटे सोते हैं, 100 किलोग्राम वजन खाते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होगी वो उसकी क्या होती है, झुंड की क्या होती है, नेता। झुंड की नेता कौन होगी, सबसे बुजुर्ग हथनी। देखिए अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगला पॉइंट। 14 से 15 साल के हाथी झुंड में रहते हैं। 14-15 साल तक हाथी झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़कर चला जाता है। ठीक, तो देखिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा किससे रिलेटेड होगा, स्लॉथ से। तो स्लॉथ एक आलसी होता है। इसका धारण को चुनौती देने के लिए शिक्षक किन कथनों का प्रयोग करेगा। तो देखिए, धीमी गति और जीवित रहने के लिए एक सफल रणनीति की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को ऊर्जा की समान आवश्यकता होती है। स्लॉथ का व्यवहार उसके पर्यावरण से जुड़ा है। तेज गति हमेशा श्रेष्ठ अनुकूल का संकेत है। देखो इसमें हमारा जहां भी समानता होगी, एक तो वो गलत। स्लॉथ तेज गति कभी करता ही नहीं, तो ये भी गलत। स्लॉथ का व्यवहार उसके पर्यावरण के अनुसार से जुड़ा है। धीमी गति, ये वाला भी सही होगा। धीमी गति भी जीवित रहने के लिए एक सफल रणनीति हो सकती है। तो इसमें होगा हमारा ए और सी इसका आंसर। ठीक, देखते हैं थोड़ा स्लॉथ के बारे में, बड़े मस्त फैक्ट हैं इसके भी। तो स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होता है, पर भालू की से बिल्कुल अलग है। ये दिन में करीब कितने घंटे, करीब 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है।
सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी के पेड़ के पत्ते खाकर पेट भरता है। देखना एक बार क्या क्या बोला। भालू भालू मतलब स्लॉथ भालू की तरह दिखाई देता है, मगर भालू से बिल्कुल क्या है, अलग है। 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। सप्ताह में केवल एक बार सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है। ठीक, चलिए। अपने 40 वर्ष के जीवन में पेड़ से सिर्फ 8 पेड़ पर ही घूमता है। ठीक, अब तक थोड़े से हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अब हम उनको थोड़ा देख लें, अच्छे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? तो ये होगा हमारा महाराष्ट्र में। ठीक, बरली नामक स्थान हमारा महाराष्ट्र में होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो ये भी इसमें हमारा फैक्ट है, तो फैक्ट देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ऑप्शन 1, सब्जी को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना चाहिए। सब्जी को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना चाहिए। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना चाहिए। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तले हुए पकाना। तो देखना एक बार, थोड़ा सा एनालाइज करें कि क्या होगा। इसमें होगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना और फिर काटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या क्या खाना चाहेंगे? तो ऑप्शन नंबर पहला, चावल, चीनी, आंवला। तो चीनी शुगर के लिए, मतलब तो आयरन का कोई लेना देना नहीं, तो इसमें हमारा पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। हरे पत्तियां हो सकती हैं, गेहूं, संतरा, संतरा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा गुड़, गुड़ नहीं, गुड़ हो सकता है। नींबू, नींबू नहीं होगा मगर गुड़ हो सकता है। आंवला, हरी पत्ती सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी और गुड़। ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। आंवला, हरी पत्ती और गुड़ आयरन के लिए क्या होगी, हीमोग्लोबिन के लिए बेस्ट होगी। तो इससे अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वोच्च तरीका कौन सा है? तो आकलन करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा हमारा कौन सा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है हमारा, सब कुछ जो बच्चे का लेखा जोखा जितना भी होता है वो सब पोर्टफोलियो में ही होता है। ठीक, जितना भी बच्चे ने करा, कुछ भी खेलना, लिखना, पढ़ना जो भी होता है, तो सब चीज़ हमारी जन्म से लेकर एंड तक की जितनी भी गतिविधियाँ उसकी हमारी किसमें होती है, पोर्टफोलियो में। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उसके समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? उस त्योहार को चुनिए जो पूर्णिमा को क्या हो जाता है, बनाया जाता है। तो ऐसा त्योहार कौन सा है हमारा? पहला ऑप्शन देखते हैं, तो दिवाली बिल्कुल हो सकता नहीं, दिवाली होगा ही नहीं। दीपावली हमारा पूर्णिमा को नहीं, अमावस्या को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन भी गया, पहला भी गया, और तीसरा देखते हैं, होली होगा बिल्कुल, इसमें भी है, इसमें भी है। महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती हमारी पूर्णिमा को बनाई जाती है। ठीक, पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं, तो कौन से? सोने चांदी को घोलकर बनाए जाने, बिल्कुल गलत। पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, बिल्कुल। किसी विशेष प्रकार के बने पोस्टर के रंग, नहीं। मतलब ऑप्शन होगा हमारा इसमें 2, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में तो बिल्कुल नहीं होगा झारखंड। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, तो इधर पश्चिम इधर होगा, ये इधर है, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ, उड़ीसा के उत्तर में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपना, खिचड़ी। क्वेश्चन नंबर 8, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन देखते हैं, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल। अपने तने में जल एकत्रित कर लेता है, बिल्कुल गलत। तो इसमें हमारा ऑप्शन, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, जल की अधिक आवश्यकता नहीं होती और छायादार वृक्ष है, इसमें बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसका ए, बी और सी, ये इसका हमारा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिपरक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बताइए, एक बार और क्वेश्चन पढ़िए। सामूहिक कार्य कर रहे पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्ति विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो बताओ, मौखिक,
या निर्धारण मापनी दत्त कार्य तो बिल्कुल नहीं होगा। कागज पेंसिल परीक्षण ये भी नहीं होगा। या तो पहला या फिर बताओ किसमें होगा हमारा निर्धारण मापनियां, बाकी कोई नहीं होगा। इसमें होगा ऑप्शन हमारा ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन से हैं? तो निकटवर्ती राज्य होगा हमारा कौन सा तमिलनाडु का? एक तो केरल होगा। अब केरल देख लो किसमें, तो केरल इसमें नहीं है तो ये तो होगा नहीं। केरल इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं होगा। गुजरात बिल्कुल नहीं होगा, ऊपर से लगा है। कर्नाटक होगा और आंध्र प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल सही, केरल, कर्नाटक। बिल्कुल एक बार एग्जाम में जाने से पहले हमारा ये मैपिंग वाले क्वेश्चन एक बार देख कर जरूर जाओ, मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। कई बार पीवीआईक्यू के रूप में ये आ चुके पहले। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अभिभावक शिक्षक अंत्यक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य। नंबर 1, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा। ऑप्शन नंबर बी हमारा, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी होगा, मतलब ए, बी, सी और डी चारों ही होगा। अभिभावक शिक्षक अंत्यक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, बिल्कुल। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और उनकी कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, बिल्कुल। एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, बिल्कुल। एक दूसरे से कमियों को उजागर करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, इसका फोर्थ नहीं होगा। इसमें हमारा आंसर होगा ए, बी और सी, कमियों को उजागर नहीं करते। यही आज हमारे लास्ट क्वेश्चन था। अब हम अगला टॉपिक अपना कल पढ़ेंगे। क्लास को देखिए और थोड़ा कमेंट कीजिए, बताइए कुछ कैसी लगी।